Hello everyone, welcome once again a lesson for you. फ्रेंड्स, आज हम वाक्य विचार या वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं जिनका प्रयोग आगे बार बार होता रहेगा। इन्हें समझ लेना जरूरी है। इसमें सबसे पहले है पद, कि पद क्या होते हैं। भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। और जब शब्दों का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में यानी कि वाक्य में किया जाता है, तब ये शब्द ही पद बन जाते हैं। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के अंतर्गत बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग होते ही शब्दों की स्वतंत्र पहचान खत्म हो जाती है। यानी कि अगर शब्द को कहीं अकेले प्रयोग किया जाए तो वह शब्द होगा, जैसे ही वह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। शब्द लिंग, वचन, कारक, क्रिया, सर्वनाम आदि के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। अब दूसरा है पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? जिस तरह से किसी से पहली बार मिलते समय हम अपना नाम, पिता का नाम, घर का पता आदि बताकर अपना परिचय देते हैं, उसी तरह भाषा में भी वाक्य में आए शब्दों का पूरा व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, राम विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द अब पद है क्योंकि वह वाक्य में प्रयोग हो गया है और उसका परिचय इस प्रकार होगा। जैसे सबसे पहले है राम। राम क्या है? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग इसका पुल्लिंग है, एक वचन है और जा रहा है क्रिया का कर्ता है, यानी कि वाक्य में राम कर्ता है। दूसरा शब्द है विद्यालय। विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और जा रहा है क्रिया का कर्म है। इसी तरह जा रहा है ये एक सकर्मक क्रिया है, यानी कि यहाँ पे इस क्रिया का कर्म भी शामिल है, पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल की क्रिया है। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वाक्य में आए प्रत्येक पद या किसी एक पद का पूरा व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहा जाता है। अब बात करते हैं पदक्रम या वाक्य विन्यास की, कि पदक्रम होता क्या है। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को पदक्रम कहा जाता है। इसे वाक्य विन्यास भी कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में वाक्य के आरंभ में कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है तथा अंत में क्रिया होती है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में मोहन कर्ता है, बाजार कर्म है तथा जाना क्रिया है। और वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के आने का एक निश्चित क्रम है। जैसे कर्ता पहले आएगा, कर्म उसके बाद आएगा और क्रिया अंत में आएगी। यही निश्चित क्रम पदक्रम या वाक्य विन्यास कहा जाता है। अब देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का क्या अर्थ होता है। शब्दों के मेल से बनने वाली इकाई ही वाक्य कहलाती है। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई ही वाक्य कहलाती है। इसको अगर हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। इस परिभाषा में दो बातें हैं कि वाक्यों की रचना सार्थक पदों के मेल से होती है और वाक्य में किसी भाव या अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। अगर मेन रूप से देखा जाए तो कर्ता जो होता है वाक्य का, वही उद्देश्य होता है। इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे चिड़िया ने दाने चुग लिए, तो इस वाक्य में चिड़िया के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो चिड़िया इस वाक्य का कर्ता है और जो कर्ता है होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। दूसरा उदाहरण है, छोटे बच्चों को पानी पिला दो। इसमें छोटे बच्चों को पानी पिलाने की बात कही जा रही है। ये छोटे बच्चे शब्द इस वाक्य का उद्देश्य है और यही इसका कर्ता है। यानी कि अगर कहीं पे उद्देश्य की पहचान के लिए बोला जाए वाक्य में, तो जो वाक्य का कर्ता होगा वही वाक्य का उद्देश्य होता है।
दूसरा अंग है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। मुख्य रूप से जो वाक्य की क्रिया होती है वही विधेय होती है। इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। अब अनोखी घटना छपी है, ये इस वाक्य की क्रिया है, यानी कि समाचार पत्र में जो छपा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वह ये वाक्य का अंग है। यही विधेय होता है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। सुमित साइकिल चला रहा है। तो सुमित है वाक्य का कर्ता और साइकिल चला रहा है इसका उद्देश्य या विधेय, क्योंकि ये वाक्य की क्रिया है। अब उद्देश्य और विधेय से संबंधित दो क्रियाएं और हैं। इसमें है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। अब ये उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? कर्ता के साथ विशेषण शब्द जुड़कर उद्देश्य को विस्तार प्रदान करते हैं। अब ये विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है बालक खेल रहा है। इसमें बालक क्या है? कर्ता। और अगर हम कहें एक नटखट बालक खेल रहा है, तो ये एक नटखट शब्द कर्ता की विशेषता को बता रहा है। यह कर्ता का विशेषण है। ये कर्ता को विस्तार प्रदान कर रहा है। एक नटखट बालक खेल रहा है। दूसरा उदाहरण है काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है। इसमें काला जो शब्द है ये घोड़ा यानी कि उद्देश्य को विस्तार प्रदान कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, इसमें भी उद्देश्य यानी कि घोड़े का विस्तार किया जा रहा है, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। अब इसमें है विधेय का विस्तार। विशेषण, कर्म और क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। जैसे इसे भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। राम पढ़ रहा है। यहाँ पे विधेय यानी कि क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। अब अगर हम इसे इस तरह से कहें कि राम रोचक कहानियां पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो रोचक कहानियां हैं ये विधेय को विस्तार दे रहे हैं, यानी कि क्रिया का विस्तार कर रहे हैं। या इस तरह से कहें कि राम ध्यान पूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है, तो ध्यान पूर्वक पुस्तक जो है ये विधेय को विस्तार प्रदान कर रही है। यहाँ पे हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य से पहले किया जाता है और विधेय का विस्तार विधेय से पहले किया जाता है। जैसे बालक खेल रहा में एक नटखट बालक खेल रहा है, तो एक नटखट बालक से पहले आया, यानी कि कर्ता से पहले कर्ता का विस्तार हुआ, उद्देश्य से पहले ही विशेषण शब्द आया। और दूसरे उदाहरण में राम रोचक कहानियां पढ़ रहा है। इसमें क्या है? राम पढ़ रहा है क्या? कहानियां। लेकिन यहाँ पे कहानियां कर्म के साथ रोचक शब्द भी जोड़ दिया गया है जो कर्म को भी विस्तार दे रहा है। तो रोचक कहानियां शब्द विधेय को तो विस्तार दे ही रहा है, साथ ही इसका जो कर्म है कहानियां उसको भी विस्तार दे रहा है रोचक शब्द। तो जो कर्ता का विस्तार यानी कि उद्देश्य का विस्तार या क्रिया का विस्तार जिसे विधेय का विस्तार कहते हैं, वो उससे पहले आते हैं। और कहीं पर कर्म का विस्तार भी होता है, जैसे कहानियों से पहले रोचक शब्द आ गया है तो कर्म का विस्तार भी उससे पहले आता है। यहाँ पर यही बात मुख्य रूप से ध्यान देने की है। अब वाक्य के भेद देख लेते हैं। व्याकरण के अनुसार वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। अब सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है जिसमें सरल या साधारण वाक्य। इसका अर्थ है जिस वाक्य में एक उद्देश्य या कर्ता
और एक ही विधेय या क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला है राजेश पानी ले आया। इसमें राजेश इस वाक्य का कर्ता या उद्देश्य है और पानी ले आना इसकी क्रिया है। तो यहाँ पे एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। फिर है कल विद्यालय बंद रहेगा। तो यहाँ पर कल विद्यालय जो है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो एक ही है और बंद रहेगा क्रिया भी एक ही है। यानी कि यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। बाजार खूब सजा है। तो यहाँ पे बाजार का वाक्य का उद्देश्य है और खूब सजा है इस वाक्य की क्रिया है। तो यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। इसी तरह मेरे पिताजी मुंबई गए। तो यहाँ पर कौन गया मुंबई? मेरे पिताजी। तो ये वाक्य के उद्देश्य है और मुंबई जाना वाक्य का विधेय या क्रिया है। तो इस तरह उम्मीद है आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद सरल या साधारण वाक्य समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब ये संयोजक शब्द क्या होते हैं? या, और, परंतु, अन्यथा, इसलिए, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। यानी कि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो इन्हें संयोजक शब्द कहा जाता है। अब इनसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं। शाम को मोहन आएगा और सोहन भी आएगा। यहाँ पर शाम को मोहन आएगा के बाद एक उपवाक्य सोहन भी आएगा को जोड़ने के लिए संयोजक शब्द और का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में देखते हैं। आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो यहाँ पर या संयोजक शब्द है और जो दूसरा पद है कॉफी इसे वाक्य में जोड़ दिया गया है इसके द्वारा। रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो रमेश ने बहुत परिश्रम किया यह मुख्य वाक्य हो गया और इसका दूसरा समान स्तर का वाक्य सफलता नहीं मिली को परंतु संयोजक शब्द से जोड़कर ये पूरा वाक्य बना दिया गया कि राम ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। अगला उदाहरण है जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। तो यहाँ पर अन्यथा संयोजक शब्द है जिससे ये दो वाक्य एक जगह जुड़ गए हैं और बात को पूरा अर्थ प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। यहाँ पे इसलिए संयोजक शब्द से ये दो उपवाक्यों को या वाक्यों समान स्तर के वाक्यों को जोड़ दिया गया है और एक पूर्ण वाक्य बना दिया गया है जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं कि रवि उस मकान में रहता है जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। इस वाक्य में रवि के रहने के स्थान यानी कि उसके मकान के संबंध में ही दूसरा उपवाक्य बनाया गया है कि जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। यानी कि ये बाद वाला उपवाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। रवि उस मकान में रहता है ये मुख्य वाक्य हो गया और जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे ये उपवाक्य हो गया और ये पहले वाक्य पर आधारित है। दोनों मिलकर एक मिश्र वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण समझते हैं। जब जागो तब सवेरा। तो सवेरा कब है? जब जागेंगे। तो यहाँ पे भी जब जागो पर तब सवेरा आश्रित है। तो पहले मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य या उपवाक्य आश्रित होता है वहां पर मिश्र वाक्य होता है। इसी तरह माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। जब तुम जाओगे तब मैं भी आऊंगा। उस गाय को पकड़ो जो खेत में चर रही है। जो ही मैं विद्यालय पहुंचा
त्यों ही घंटी बज गई, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन सभी उदाहरणों को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनमें जो बाद वाले वाक्य हैं यानी कि उपवाक्य हैं, वो पहले वाले यानी कि मुख्य वाक्य पर आश्रित हैं। वो मुख्य वाक्य को और विस्तार से समझा रहे हैं, उसके अर्थ को और बढ़ा कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि यहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है और उसी से जुड़ा हुआ या उसी पर आश्रित एक उपवाक्य होता है। हाँ, इनकी एक पहचान इस तरह से की जाती है कि जब तब, उस, जो त्यों, जिसकी, उसकी, उसमें, जिसमें, इस तरह के पद आते हैं, तो इनसे मिश्र वाक्यों की पहचान हो जाती है। पर ये बात ध्यान रखना कि मुख्य रूप से यहाँ पे उपवाक्य जो होता है, बाद वाला वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है। फ्रेंड्स, वाक्य के अर्थ के आधार पर जितने भी भेद हैं उनको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। हाँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।